Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है, तो पेपर 8 के अंतर्गत जो पेपर है दिया गया है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है और इसके अंतर्गत यूनिट 7 की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जिसमें हमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है, जानना है कि यह राज्यसभा क्या है, इसका चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन से लोग मेंबर होते हैं, इसके कार्य अधिकार क्या हैं और दूसरे इसी पार्ट में लोकसभा के भी सेम देखना है कि उनके कार्य फंक्शन क्या हैं, कैसे उनका चुनाव होता है, उनका संगठन कैसे है और फिर इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसकी भी चर्चा जो है हमें करनी है। तो हम लोग आज के अपने इस क्लास में पहले 1 बाय 1 राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लोकसभा के बारे में और फिर इन दोनों के बीच संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। राज्यसभा क्या है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा चर्चा करनी होगी कि जो हमारी जो व्यवस्था है भारत में, जो है संघीय व्यवस्थापिका है, यूनियन लेजिस्लेचर है और यूनियन लेजिस्लेचर के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा जो है आता है। हमारे संविधान के अंतर्गत जो है केंद्रीय विधानमंडल को जो है वो संसद की संज्ञा दी गई है। जो हमारा सेंट्रल जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसको हम लोग जो है संसद के नाम से जानते हैं और यह संसद जो है भारत में द्विसदनात्मक है, मतलब इसके दो सदन होते हैं। द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित की गई है, गठित की गई है और संविधान के अनुच्छेद 79 में यह लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी और जिसका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। ये बात जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित है। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय जो है समन्वय के सिद्धांत को अपनाया गया है और इसके साथ अतः राष्ट्रपति को भी जो है संसद का अभिन्न अंग माना गया है। तो हमारी जो सेंट्रल जो विधानमंडल जो है, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, तो यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर जो है हमारा केंद्रीय विधानमंडल, या जिसको हम संसद कहते हैं, इंग्लिश में जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वो बना हुआ है। अब है कि जो भारतीय संसद है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संसद की संप्रभुता का विचार जो है ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और जैसा कि सर एडवर्ड कोल कहते हैं कि संसद की शक्ति और अधिकार इतने व्यापक और सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमा नहीं, इसको किसी भी सीमा के अंतर्गत नहीं बांधी जा सकती है। और इस तरह से कहा गया है, एक और विचारक है डिलोम ने अपने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा था कि ब्रिटिश जो संसद है वो संसद सब कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने का कार्य छोड़कर बाकी जो दुनिया की सभी कार्य जो है ब्रिटिश संसद कर सकती है। और इस तरह से वस्तुतः क्या है कि ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से जो असीम शक्तियां दी गई हैं, प्राप्त हैं, और इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा गया है। और संसद जो कुछ भी चाहे, जिस किसी के रूप में चाहे, विधि का निर्माण कर सकती है तथा ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वह देश के लिए कानून हो जाता है। और चूँकि हमारे यहाँ ब्रिटेन से जो संसदात्मक शासन प्रणाली को ली गई है, तो यहाँ भी लगभग जो है ऐसी ही स्थिति है, शक्तियाँ जो हैं संसद को प्राप्त की गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे संसद का जो 3 महत्वपूर्ण भाग है, अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने अपने पिछले क्लासेस में राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हों
कि राष्ट्रपति का पद क्या है, चुनाव कैसे होता है, महाभियोग कैसे लगता है, उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इस क्षेत्र में कितनी शक्तियाँ हैं, स्थिति क्या है, ये सब की चर्चा हमने अपने पिछले क्लासेस में की थी। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा क्या है, यह संगठन जो है, संसद का जो गठन है वो कैसे हुआ है। तो भारतीय, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी और जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा और जिसका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। और इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति ही राज्य के औपचारिक प्रधान के रूप में प्रधान को संसद का अंग जो है माना गया है। मतलब कहने का कि राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है। और 1919 और 1935 का जो अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक जो है व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में भी जो है संघात्मक जो फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, तो उसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को ही एक्सेप्ट किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी जो है संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्थापित करता है और जिसका उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होती है और जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा निम्न सदन लोकसभा उसको कहते हैं, निम्न सदन को। और इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित प्रतिनिधि जो है इसके मेंबर होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में पहले कि राज्यसभा क्या है, इसकी संरचना कैसे है, इसके लिए योग्यताएं क्या हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके लिए कौन से पदाधिकारी होते हैं और साथ में इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा की रचना की अगर हम बात करें तो राज्यसभा संसद का जो है वो द्वितीय सदन है या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, अपर हाउस के नाम से इसको भी हम जानते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80 में के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह संख्या जो है 245 है, जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामजद हैं या मनोनीत किए जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। इन 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और शेष जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत जो है उसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा होती है। इस विधि की चर्चा हमने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पढ़ाई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है और उसके साथ साथ जो ये रिप्रेजेंटेशन निकालने का जो तरीका है, अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे निकाला जाता है, इन सब की चर्चा हमने की थी। तो ठीक वैसे ही प्रोसेस पे यहाँ भी निकाली जाती है। तो और इसके द्वारा जो है इस पद्धति के द्वारा संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है वो इसमें किया जाता है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार। और जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल जो है वो गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। मतलब इकाइयाँ मतलब स्टेट्स, जो भी भारत, चूँकि पहले ही अध्याय में फर्स्ट ही पार्ट में बताया गया है कि इंडिया जो भारत जो है यह राज्यों का संघ होगा, फेडरल ऑफ स्टेट इसको कहा गया है। तो जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य हैं, वो उसमें उस इकाइयों से को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। हमारे यहाँ भारत में देखिए, अमेरिका में अगर बात करें तो वहाँ अलग व्यवस्था है।
अमेरिका में क्या है, सभी जितने स्टेट हैं सभी स्टेट से दो दो कैंडिडेट दिए जाते हैं, चाहे वो स्टेट छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ से भिन्न एक पद्धति अपनाई गई है। और अमेरिका के समान भारत में संघ की छोटी बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और इस संविधान में संविधान व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। और इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आया हो कि इस संबंध में संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी राज्य की जो जनसंख्या के जो प्रथम 50 लाख व्यक्ति जो होंगे व्यक्ति तक हर 10 लाख व्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधित्व देने की रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव देने की बात की गई है। और उसके बाद के 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधि दिया जाएगा। और इस तरह से जो है ये व्यवस्था की गई है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी संख्या को निर्धारित किया गया है। और उसका आकलन जो है मैंने आपको बताया कि एकल मत संक्रमण पद्धति के द्वारा प्रतिनिधात्मक शासन जो व्यवस्था है उसके द्वारा निकाला जाता है। और हर जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किस एरिया से किस राज्य के से कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि राज्यसभा की रचना की पद्धति में कुछ संशोधन या परिवर्तन हुआ था 2003 में। तो वो क्या हुआ था, तो 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना की पद्धति में दो परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन ये किया गया था कि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदान सूची में होना आवश्यक है और जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। और अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है ना। और जिस राज्यसभा क्षेत्र से वह जो है चुनाव लड़ना चाहता है। और दूसरा परिवर्तन क्या किया गया था कि गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक जो हैं धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए पाए गए थे। और इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये दो चेंजेस किए गए थे 2003 में। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में संलग्न तालिका के आधार पर बहुत सारे उसके नंबर हर राज्य स्टेट के लिए फिक्स कर दिए गए हैं, वो निकाल कर उनका डेटा और उसको प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया है। और इसमें 5 संघीय क्षेत्र जो हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है प्राप्त नहीं है। और तो ये कुछ उसके रचना से संबंधित बातें थी। अब हम चर्चा करते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी क्या योग्यताएं हैं या उसका कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्य की योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता उसकी ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता यह है कि उसकी आयु जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा जो उसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वह है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा जो उसकी है कि वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ना हो, किसी तरह से मानसिक रूप से बीमार ना हो। और चौथी जो उसके पांचवा जो इसकी योग्यताएं बताई गई हैं कि ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो कि संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई जाए, जो भी निश्चित की जाती है कभी कभी टाइम टेबल अलग अलग समय पर, तो उस योग्यता को भी वो फुलफिल करने वाला हो। तो ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इसके बाद अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ और राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे जाएंगे तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो है उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न के निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा तथा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर जो निर्णय देंगे वही अंतिम और मान्य होगा।
अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो। राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है, ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर का होता है। और इसे अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं, और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, परंतु इस पे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात जो है पद निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, और उनके जगह पर वो जो सीट्स खाली होते हैं वहाँ पे नए चुनाव होते हैं। मतलब जिस तरह से लोकसभा का चुनाव एक ही बार पूरे देश में होता है, वैसा नहीं होता। और उसका यहाँ पे क्या होता है, 6 साल का टेन्योर होता है, और प्रत्येक 2 साल में जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं, और वो जो रिटायर करते हैं उनके जगह नए का चुनाव हो जाता है। फिर दूसरे साल जो व्यक्ति रिटायर करता है उसके जगह उस क्षेत्र से नए व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है मेंबर्स का चुनाव होता है। और जैसे मैंने कहा, अप्रत्यक्ष मत के द्वारा जनता इनको चुनती है, जो भी मेंबर्स को, वही लोग इनके चुनाव में भाग लेते हैं। अब है कि इनकी पदाधिकारी जो हैं वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें कौन से पदाधिकारी राज्यसभा के अंतर्गत होते हैं, उनको क्या शक्तियां हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 89 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापतित्व होता है, सभापति होता है। और राज्यसभा में अपने में से किसी एक सदस्य को उप सभापति जो है वो निर्वाचित किया जाता है। और राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है, और वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है, अथवा सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित हो तो ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या अनुपस्थित हो, अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में वह कार्य कर रहा हो, तो राज्यसभा का उपसभापति जो होता है सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तो राज्यसभा का कोई एक ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से जो है वो वेतन दी जाती है, और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त होते हैं। सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्य प्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना जब भी वो सत्र चलता है तो, और विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि इनका कार्य होता है जो सभापति या उपसभापति होते हैं। और राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है, कोरम जो होता है, अपनी सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है, ये उसका गणपूर्ति होता है, उसका कोरम होता है। अब ये सारी चीज़ें तो उनके रचना के बारे में, राज्यसभा की, उसके बाद योग्यताएं, कार्यकाल, पदावधि के बारे में हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के जो शक्तियां हैं और कार्य हैं वो क्या हैं, इनका पावर एंड फंक्शन क्या होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा की रचना जो है लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है, ठीक है। और राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का वर्णन हम इनके बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करके हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले जो शक्ति इनको है कार्य करने की वो है विधायी शक्तियाँ। तो लोकसभा के साथ राज्यसभा का विधि निर्माण संबंधी कार्य यह करती है, और संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं, और अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा के दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मतलब जो है वित्त से संबंधित जो है कानून या विधि को छोड़कर बाकी कोई भी सामान्य कानून अगर बनाना है तो उस पर राज्यसभा और लोकसभा को समान विधायनी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंतर्गत और क्या बातें हैं, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर
के लिए जाता है। और व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में से किसी विधेयक पर के संबंध में कोई मतभेद जो है उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है। और विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद यानी 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन में उसके द्वारा उसको स्वीकार अगर नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक में विधेयक में भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। और इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन को समान स्तर पर हैं, लेकिन वास्तव में राज्यसभा की स्थिति दो बातों से थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। पहली बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य जो है मंत्रिपरिषद की सहायता से की जाती है। और मंत्रिपरिषद कैसे बनती है? वो लोकसभा के सदस्यों से बनती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से बनती है, परामर्श के आधार पर बनाई जाती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की होती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखती है। और इस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझना चाहें कि यदि कोई विधेयक राज्यसभा में स्वीकृति के लिए लाया गया है लेकिन लोकसभा का अस्वीकृत हो गया है, तो संभावना ज़्यादातर इस बात की होती है कि कोई भी विधेयक राज्यसभा में स्वीकृत जो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, है ना। और द्वितीय बात जो दूसरा एक किस बात से कमजोर ये सदन हो जाती है कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकार की दृष्टि से लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है राज्यसभा से, और इस तरह से कोई भी कानून जो है पारित करने में लोकसभा जो है वो पारित उसको कर देते हैं, आसानी से कर सकता है। और यह ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है राज्यसभा 6 महीने तक विलंब कर सकता है। तो ये दो चीज़ों से जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है हमारा जो ऊपरी सदन है या द्वितीय सदन जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। और इस तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है राज्यसभा का कि संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त है। और संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने अपने कुल बहुमत और उपस्थित में भाग लेने वाले मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता है। और संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है। सबसे पहले 1970 में प्रीवियस समाप्त करने को से संबंधित जो संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में पारित होकर जब राज्यसभा में गया तब राज्यसभा के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरा जो हुआ था 1978 में जब लोकसभा द्वारा 45वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा के द्वारा जो है इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया। और ऐसी स्थिति में लोकसभा और शासन के 2 मार्ग थे, एक तो समस्त संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाए और दूसरा कि उस रूप को स्वीकार किया जाए जो रिकमेंडेशन जो है उसने दिया था राज्यसभा ने और जिस रूप में राज्यसभा उसे पारित करना चाहती थी। तीसरा 1989 में हुआ था जब लोकसभा के द्वारा पारित 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत जो था ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासन स्वशासन संबंधी विधेयक जो था जो बाद में 73वां संवैधानिक संशोधन के रूप में जो है पंचायती राज के रूप में आया है 3 टायर सिस्टम के रूप में।
तो वो जो है वो पहले जो है 64वें और 65वें में ही उसको लाया गया था, तो वो भी जो है वो पारित नहीं हो पाया था। तो इस तरह से ऐसे बहुत 2 3 4 ऐसे अवसर देखे गए हैं जब वह जो है एक सदन में तो पारित हुआ, बट दूसरे सदन के द्वारा उसको पारित या पेश नहीं किया गया। इसके बाद जो इसकी अगली शक्ति है वो वित्त से संबंधित है, वित्तीय शक्ति। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वित्तीय क्षेत्र में जो है राज्यसभा को शक्तियां नहीं दी गई हैं, इससे संबंधित शक्तियां जो है लोकसभा को ज़्यादा दी गई है, और राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं और संविधान के द्वारा ही उसे इस संबंध में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और उसको निर्बल बनाया गया है। और संविधान के अनुसार वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है, प्रस्तावित होता है, और लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजे जाएंगे, और जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक जो है विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। और राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या ना माने। और इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। और संवैधानिक इतिहास में राज्यसभा के द्वारा पहली बार 77-78 में 1977 से 78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफारिश की गई, लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा के प्रस्तावों को जो है वो जो संशोधन का जो प्रस्ताव था उसको रद्द कर दिया था। तो ये है कि वित्तीय क्षेत्र में इसको बहुत शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। अगली जो इसकी शक्ति है वो है कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में जैसे कि हम जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है, मतलब मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो अतः भारत में मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। और राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है, और यह अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा की तुलना निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है जो है। और इसमें नेक्स्ट जो इसको शक्तियाँ दी गई हैं राज्यसभा को वो है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? तो जितनी भी शक्तियों को हमने पढ़ा अभी तक, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, वित्त शक्ति हो, संशोधन से संबंधित शक्तियाँ हो या विधायिनी शक्तियाँ हो, तो उन सभी शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त की गई हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करता है। और वे शक्तियाँ हैं जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। चौथा जो है कि वो राज्यसभा और लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित इनकी शक्तियों में थोड़ा इनको ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। इसके बाद 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल को लागू रखना है तो यह इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पारित होना आवश्यक है, और लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा के अनुमोदन भी आवश्यक होते हैं। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ विधिक विविध शक्तियां हैं जो इन दोनों को जो है इसमें प्राप्त होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी इनको दी गई हैं राज्यसभा को, जैसे कि
राज्यसभा को दो ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग केवल राज्यसभा ही करती है। और इस प्रकार की शक्तियों के संबंध में देश के संघीय ढांचे और राज्यसभा के राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की दो शक्तियां प्राप्त है। पहला अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दी गई है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों से के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो इनके पास है और ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसको अधिकार दिया गया है वो है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का भी अधिकार जो है वो है और केंद्रीय सरकार को वह दे सकती है। स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है और राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तो तब तक संसद या भारत जो है किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को जो है वो की व्यवस्था नई व्यवस्था अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत नहीं कर सकती। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा की शक्तियां इस अध्ययन में बहुत ही स्पष्ट हो जाती है और राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन के रूप में महत्वपूर्ण सदन है बल्कि शक्तियों की दृष्टि से भी इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच की कही जा सकती है। और वास्तव में संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में सदन की भूमिका ही इसको प्रदान की गई है और प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। और लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी इसकी स्थिति और शक्तियों का महत्व है। और पायली जो है इस संबंध में कहते हैं कि राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं बल्कि वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है। तो ये था राज्यसभा के बारे में। अब है हम इसके राज्यसभा जो है इसकी आलोचना या इसका मूल्यांकन हम देखेंगे कि इसके संबंध में क्या बातें कही गई हैं। तो राज्यसभा की स्थिति प्रारंभ से ही पर्याप्त विवाद का विषय रही है और संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन वहीं कुछ और सदस्यों द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए किया गया था और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव लाए गए थे। और संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अंबेडकर कि भी द्वितीय सदन के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे और संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए इसे समाप्त कर देने की बात कही गई थी। राज्यसभा के प्रति जो आलोचना की गई थी उसमें उसका जो अध्ययन जो है हम कर सकते हैं 2 आधारों पर, एक तो रचना संबंधी आलोचना के आधार पर और एक शक्ति के संबंध में। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उस आधार पर और इनको जो शक्तियां हैं उस आधार पर इसकी आलोचना जो है वो की गई है। रचना की दृष्टि से क्या है कि रचना की दृष्टि से राज्यसभा बहुत अधिक आलोचना की जाती है और इस प्रकार की आलोचना अनेक आधार पर की गई है। सबसे पहले कहा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदन का गठन संघात्मक अर्थात राज्यों की समानता के सिद्धांत पर होना चाहिए, आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में राज्यसभा का गठन जो है वो अमेरिकी सीनेट या ऑस्ट्रेलियाई संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था जो है जैसे कि अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ जो है जितने भी राज्य हैं उनसे बराबर एक मात्रा में सदस्य लिए जाते हैं। तो ये अंतर है। राज्यसभा का गठन जो है वो दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दलगत आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। तो ये भी इसकी आलोचना की गई है। और गिरधारी लाल के शब्दों में उन्होंने कहा है कि यह राज्यसभा नहीं वरन राज्य विधान सभाओं के राजनीतिक दलों की एक सभा है
और ऐसी स्थिति में राज्यसभा का गठन का विशेष उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरी जो बात कही गई है आलोचना के संबंध में, इसकी रचना संबंधी आलोचना के संबंध में, कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं और इस बात का बहुत अधिक डर होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धन या शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया गया हो। और व्यवहार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो प्रकाश में भी आती रहती हैं। तीसरा है कि राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किया जाता है और इस संबंध में दोष यह है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के कारण ये क्षेत्रीय दल जो हैं राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसे राष्ट्र हित में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है क्षेत्रीय हितों से ज़्यादा संबंधित होते हैं। चौथी जो बात कही गई है इसके रचनात्मक संबंधी दोषों में कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और मनोनयन की यह बात प्रणाली जो है नितांत अप्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी जो है वो किया जा सकता है, तो ये इसकी इस आधार पे भी आलोचना की जाती है। पांचवा जो आलोचना इसकी की जाती है राज्यसभा की कि व्यवहार में के अंतर्गत राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरण गृह के रूप में किया जाता है और राज्यसभा में प्रायः ऐसे लोगों को स्थान दे दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं और जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और इस प्रकार राजनीतिक दलों विशेष रूप से सत्तारूढ़ी पक्ष द्वारा अवकाश प्राप्त अयोग्य तथा विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान दे दिया जाता है और राज्यसभा को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का एक साधन बनाया जाता है, जो सही नहीं है। 2003 में राज्यसभा की रचना की पद्धति में ये परिवर्तन किए जा चुके हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी बताई कि दो जो परिवर्तन किए गए वो क्या थे। इसके बाद इसकी जो आलोचना की गई है, जो दूसरा आधार है वो शक्ति के आधार पे की गई है। पहला तो मैंने आपको बता दिया रचना में क्या क्या दोष थे, दूसरा है कि शक्ति संबंधी आलोचनाएं। तो संविधान के द्वारा राज्यसभा को जो भी अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके आधार पर इसे एक निरर्थक अनुपयोगी सदन कहा जाता है और सही रूप में राज्यसभा की स्थिति यह है कि यह साधारण विधेयकों के संबंध में 6 महीने तक और वित्तीय विधेयकों के संबंध में 14 दिनों तक की देरी लगा सकता है। यह मंत्री परिषद को नाम मात्र के लिए ही प्रभावित करता है, क्योंकि इसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है और इसके द्वारा जिन अन्य कार्यों को किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके कानून बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित करना, इनके संबंध में भी आलोचकों का कहना है कि अखिल भारतीय सेवाओं जो ये सारी जो काम वह करता है, यह कार्य संविधान द्वारा स्थापित अन्य किन्हीं भी संस्थाओं या अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। केवल इन कार्यों को करने के लिए राज्यसभा के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। और आलोचकों के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति में भारतीय संविधान के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई देता है। दूसरा कि राज्यसभा को वित्तीय और अवित्तीय विधेयकों के संबंध में भी देर लगाने की जो शक्ति है वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है और विशेष परिस्थिति में बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तीसरा कि आलोचकों के अनुसार लोकसभा की कार्यविधि और गठन इस प्रकार का है कि इसके द्वारा कानून बनाने में ना तो अनावश्यक जल्दीबाजी को अपनाया जा सकता है और ना ही निरंकुशता को। अतः लोकसभा पर थोड़ा या अधिक अंकुश रखने के लिए राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका औचित्य क्या है, रेलिवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है राज्यसभा की। हमने इसकी आलोचनाओं को देखा, उनके गुण और गुणों को देखा, दोषों को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का औचित्य क्या है। तो जब हमने आलोचनाओं को देखा तो उस आलोचनाओं के आधार पर कभी कभी लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच जो है पारस्परिक विरोध की घटनाओं के बावजूद राज्यसभा का अस्तित्व पर्याप्त उपयोगी और लाभकारी होता है।
रहा है। यदि वह देवताओं का सदन नहीं बन पाई है तो दूसरी ओर इसने अपने आप को दुष्टों और प्रतिक्रियावादियों का सदन भी नहीं बनने दिया है। और राज्यसभा उन सभी कार्यों को करती है जो परंपरागत रूप से द्वितीय सदन के द्वारा किए जाते हैं। और भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था वाले देश में संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितांत स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। और सामान्यतः राज्यसभा का कार्यकाल सफल रहा है और इसके अस्तित्व और औचित्य पर भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और इस संदर्भ में प्रोफेसर जितेंद्र रंजन ने कहा है कि यह ना तो अमेरिकी सीनेट की भांति अधिक शक्तिशाली है और ना ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा या फ्रांस की चतुर्थ गणराज्य के गणतंत्रीय परिषद की भांति अत्यधिक दुर्बल है। जापान के संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था की तरह द्वितीय सदन की निषेधात्मक शक्ति, जिसको वीटो पावर कहते हैं, को हमारे संविधान ने स्वीकार नहीं किया है और इसे सिर्फ दोहराने का पर्याप्त शक्ति जो है दी गई है और निषेध की शक्ति नहीं दी गई है। और राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से बल्कि विश्व का सबसे अधिकतम श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, वरन यह आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। और आवश्यकता इस बात की है कि राज्यसभा के द्वारा अपने आप को लोकसभा का सहायक और सहयोगी समझा जाए, प्रतिद्वंदी नहीं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 मई 1953 को राज्यसभा से में बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि दोनों सदनों के द्वारा परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक नहीं, वरन दोनों के साथ मिलकर ही भारत की संसद का निर्माण करते हैं और भारतीय संसद के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इन दोनों सदनों का होना जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, उसको उसमें एक महत्वपूर्ण उसका अंग है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर भारतीय जो संघ है उसका निर्माण करते हैं और उनमें उनको जो है अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा जो है वह द्वितीय जो है सदन के रूप में है और इसमें जो है राज्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, इसमें अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनके चुनाव, सदस्यों का चुनाव होता है और इनको बहुत सारी शक्तियां भी दी गई हैं। और जो है कुछ बातों में ये थोड़ी कमज़ोर है लोकसभा से, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जो हमारा संघात्मक ढांचा है उसमें जो है इसकी संसद और यह आपका उच्च सदन के रूप में या द्वितीय सदन के रूप में जो है राज्यों का एक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो समानता के अधिकार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर इनको किया गया है। और भारतीय संविधान में केंद्रीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है और संसद के जो है यह जो है एक अभिन्न अंग है। तो ये था हमने चर्चा की आज के क्लास में राज्यसभा के बारे में। हम अपने नेक्स्ट क्लास में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इन दोनों के बीच जो हम लोग संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, स्थिति या उसकी औचित्य या आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको उसको ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या डिफरेंसेस है उसको समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आपको इसको अगर आप समझेंगे तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।